नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कविता को लेकर के, जिसका नाम है उत्साह और इसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है कि किसी को बुलाना, और इस गीत में कवि बादलों का आह्वान कर रहे हैं। तो इसमें संबोधन शैली का प्रयोग है। आह्वान कर रहे हैं तो बादलों को बुला रहे हैं, संबोधन शैली का प्रयोग है। और कवि ने यहाँ बादल को दो रूपों में प्रस्तुत किया है। एक तो बादल जो हैं वो पीड़ित प्यासे धरती की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं, और दूसरा वो कहता है कि नया अंकुर नया जीवन लाने में बादलों का बहुत बड़ा योगदान होता है, कि पुरानी परिस्थितियों को ख़त्म करने में बादल ही काम आते हैं। या यूँ कहूँ कि बादलों को आह्वान कर रहा है, बादलों को वो कर रहा है, लेकिन कवि यहाँ अपनी कविता और अपने जैसे कवियों का आह्वान कर रहा है, ताकि वो कविता के माध्यम से समाज में जो दुखी पीड़ित लोग हैं उनके दुख को दूर करने की कोशिश कर सके, प्रेम और ममता उनको दे सके, दया भावना उनको दे सके, ताकि लोगों के जीवन में जो दुख है, निराशा है, वो दूर हो जाए। साथ ही साथ वो क्रांति भी पैदा करना चाहता है, ताकि क्रांति से परिस्थितियों को बदला जा सके, लोगों में जीवन के लिए एक नया जोश, एक नई उमंग पैदा की जा सके, ताकि एक नए और एक स्वच्छ और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। तो इस कविता का शीर्षक उसी उद्देश्य को रख के लिखा गया है, उत्साह। उत्साह का मतलब होता है जोश। तो शुरू करते हैं कविता। उत्साह। कवि कहते हैं, बादलों को संबोधित करके बात की है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। घेर घेर घोर गगन, बादलों को कह रहा है कि तुम सारे आसमान को, सारे गगन को घेर लो। धाराधर, धाराधर का मतलब होता है धारा को धारण करने वाला, यानी बादल। ओ बादल, तुम सारे गगन को घेर लो, सारे आसमान में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित माने होता है सुंदर, काले काले घुंघराले घुंघराले बादल। कैसे? बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चों की कल्पनाओं में होते हैं ना बादल सुंदर सुंदर सी, या यूं भी कह सकते हो जैसे बच्चों की कल्पनाएं हर पल बदलती रहती हैं, वैसे ही बादलों का स्वरूप भी बदलता रहता है। तो बच्चों की कल्पनाओं के समान पाले हुए सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बादलों की तरह के बादल, तुम सारे आसमान को घेर लो। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, कवि कहते हैं कि तुम्हारे भीतर विद्युत की सी चमक है। विद्युत, बादलों में बिजली छिपी है, तुम्हारे अंदर बिजली की चमक है। तुम नया जीवन देने वाले हो, यानी तुम्हारे भीतर नव जीवन देने की सामर्थ्य है। वज्र छिपा, साथ ही साथ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर वज्र जैसी कठोरता छिपी है। नूतन कविता फिर भर दो। तो यानी कवि अपनी नई कविता को बादलों के रूप में संबोधित कर रहे हैं। बादलों के लिए कविता को ही करे कि कविता में, जैसे कवि की कविता में वो क्षमता होती है, क्या उसमें विद्युत जैसी चमक होती है, आकर्षण होता है, और साथ ही साथ उसमें परिस्थितियों को बदलने की कठोरता भी होती है। तो वही चीज़ें वो बादल, यानी यूँ कहो कि बादल के रूप में वो कविता को कर रहा है। तो यहाँ पर इस पहले पैराग्राफ में कवि ने बादलों का आह्वान किया है, और सिंपल यानी एक शब्दार्थ की अगर मैं बात करूं तो शब्दार्थ में हम ये लिख सकते हैं कि कवि बादलों का आह्वान कर रहा है और उन्हें बुला रहा है कि बादल आओ, गरजो और सारे आसमान में छा जाओ। सुंदर हो, बच्चों की कल्पना के जैसे तुम बहुत सुंदर हो, घुंघराले घुंघराले हो, तुम्हारे भीतर बिजली जैसी चमक है जो सबको आकर्षित करती है, और तुम्हारे भीतर वज्र जैसी कठोरता भी है जो परिस्थितियों को बदलने का दम रखती है। तुम आओ और सारे आसमान में छा जाओ। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कवि, विकल विकल उन्मन थे उन्मन,
विकल माने होता है व्याकुल, उन्मन माने उदास। कहते हैं कवि कि इस धरती पर सब जीव जंतु प्राणी सब गर्मी से व्याकुल हैं, उदास हैं। विश्व के निदाघ के सकल जन, निदाघ कहते हैं तपिश को, गर्मी को, कि भयंकर गर्मी पड़ रही है और सारे संसार के लोग, सकल जन मतलब सारे लोग इस गर्मी से इतने व्याकुल हैं और निराश हो चुके हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कवि, क्योंकि कवि आह्वान कर रहा है बादलों का, तो कवि के आह्वान से बादल आते हैं। वो बताता है उनको कि किस तरह धरती प्यासी है, लोग प्यासे हैं, जीव जंतु इस तरह प्यास के मारे तड़प रहे हैं, उदास हैं, व्याकुल हैं। तो बादल उसके आह्वान गीत पर प्रतिक्रिया करते हैं और पूरे आसमान में आकर के छा जाते हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत बादल अज्ञात दिशाओं से चल चल करके पूरे आसमान में छा जाते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और जब आसमान में आते हैं तो फिर वही कहता है कि तुम इस तपती हुई धरती को अपने शीतल जल से जल बरसा करके इस गर्मी से तपती हुई धरती को शीतल कर दो, बादल गरजो। तो ये व्याख्या है, क्योंकि इस निराला जो है वो छायावादी कवि हुए हैं, तो जितना कविता के शब्दों में उनका अर्थ होता है उससे कहीं गुना कहीं ज़्यादा उनकी कविताओं में भावार्थ छिपा होता है। अब अगर हम इसको केवल बादल की तरह लेकर चलते हैं तो सिंपल बादल की बात हो रही है कि कवि बादल का आह्वान कर रहा है और फिर बादल आते हैं और फिर वो उनको बात करता है। लेकिन वास्तव में भावार्थ क्या कहता है? भावार्थ ये कह रहा है कि कवि ने कविता को और कवियों को बादल की संज्ञा दी है। सारे कवियों का आह्वान कर रहा है कवि कि परिस्थितियां इतनी दुखद हैं, इतनी परेशान करने वाली परिस्थितियां हैं कि यहाँ पर रहने वाला हर जीव पीड़ा से व्याकुल है, दुखित है, जीवन से निराश हो चुका है, कि तुम सब आओ, कविता लिखो, अपनी कविताओं से सारे लोगों को उम्मीद उनके मन में पैदा करो, उनकी पीड़ा को दूर करने की कोशिश करो, अपने प्रेम रूपी जल को बरसा करके, अपने करुणा जल को बरसा करके लोगों के जीवन में जो दुख और निराशा का जो एक जिसमें वो झुलस रहे हैं पीड़ा, उसको उन्हें शांत करो। साथ ही साथ उनमें एक नया जोश, जीवन के लिए एक नई उमंग भी पैदा करो, क्योंकि कविता और कवि में वो शक्ति होती है कि जो एक निराश व्यक्ति में आशा का संचार कर सकती है, तो बिगड़ी हुई परिस्थितियों को नष्ट करके एक नए समाज का, एक नई परिस्थितियों का निर्माण करने की क्षमता भी बादलों की तरह एक कवि और कविता में होती है। तो ये है इस कविता का सारांश, यानी इसका शब्दार्थ और इसका भावार्थ। भाषा की मैं बात कर देती हूँ, तो क्योंकि निराला छायावादी कवि हैं और उन्होंने सारी कविताएं खड़ी बोली में ही लिखी हैं। संस्कृत के शब्द बहुत ज़्यादा वो प्रयोग करते हैं, इसलिए अक्सर उनकी भाषा के लिए लिखा जाता है कि तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। दूसरी बात यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि निराला की अधिकांश कविताएं छंद मुक्त रचनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी एक छंद की नियमों में बंद करके कविताएं नहीं लिखते हैं। अपने मन में उठ रहे भावों को व्यक्त करना उनकी प्रधानता होती है, इसलिए उनकी ज़्यादातर रचनाएं छंद मुक्त हैं। और तीसरी जो बात है कि कोई पर्टिकुलर अलंकार भी उनका भाषा में नहीं है। हाँ, भावात्मक शैली का वो प्रयोग करते हैं, विचारात्मक भी है और भावात्मक शैली का प्रयोग उनकी रचनाओं में देखा जाता है। तो ये जो मोटे मोटे यहाँ पर वो हैं। रस की अगर मैं बात कर दूँ तो आप वीर रस की बात कर सकते हो। वीर रस है, शैली संबोधन मैं बता ही चुकी हूँ, और गुण है इसमें ओज गुण,
क्योंकि जोश लाने के लिए ओज गुण की जरूरत होती है। तो अलंकार बता दिया है, घेर घेर घोर गगन में अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। और विकल विकल में सेम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर आ रहा है। तो कोई ज़्यादा, मैंने पहले ही कहा कि अपनी कविता को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने कभी कोशिश नहीं की है। मन के भावों की अभिव्यक्ति उनका उद्देश्य रहा है और इसके लिए वो निश्चिंत होकर के लिखते हैं। इसलिए जो अलंकार अनायास आ जाते हैं वो उनकी कविताओं में दिखाई देते हैं, ठीक है। आई होप इस कविता से आपको चला होगा पता। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्योंकि बादलों को पेश किया गया है तो यह मानवीकरण अलंकार भी दिखाई देता है। बादलों को कवि के रूप में यहाँ पर पेश किया गया है तो मानवीकरण भी यहाँ पर है। तो आई होप आपको ये कविता समझ आ गई होगी। कोई दिक्कत लगे या किसी तरह की क्वेरीज हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहो, खुशहाल रहो।